नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। तमाम अधिकारियों के साथ की बैठक। लापता लोगों के रेस्क्यू करने के दिए निर्देश। सचिवालय में 20 करोड़ की फीस घोटाले की फाइल गायब। सचिवालय प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप। मंत्री गणेश जोशी ने कहा, मामले में संलिप्त लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का बयान। कहा, देवभूमि की वजह से लोग चाहते हैं पारदर्शिता, संलिप्त मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड में हल्द्वानी रजिस्टर कार्यालय पर गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर कार्रवाई। कमिश्नर दीपक रावत ने की अचानक छापेमारी। सीसीटीवी फुटेज को जांचा। उत्तरकाशी में लगातार बारिशों से जनहानि, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बद्रीनाथ धाम में अब तक 11,35,000 तीर्थयात्री कर चुके दर्शन। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय लेते हुए सभी धर्म जाति के लोगों को विवाह के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस फैसले के बाद कई अलग अलग संगठन के लोग अलग अलग माध्यमों से सरकार को बधाई दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यह फैसला सभी की सुरक्षा के अनुरूप लिया गया है। फैसला ऐसे आप देखते हैं क्योंकि कई धर्म ऐसे थे अब तक जिनकी मतलब ये जानकारियां नहीं है। ये सभी की सुरक्षा के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और मुझे जब से निर्णय हुआ है, बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने, विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोगों ने संपर्क करके उन्होंने उसके लिए धन्यवाद कहा है कि एक अच्छा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण करने के लिए आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम में पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा कंट्रोल रूम में तमाम मौजूद अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बीते रात हुए गौरीकुंड में दुखद हादसे को लेकर दुख जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी संभव हो वो सहायता की जाए। उन्होंने कहा कि 12 से 13 लोग इस घटना में लापता हैं, जिनका रेस्क्यू किया जाए। साथ ही ड्रोन के द्वारा भी उचित मॉनिटरिंग की जाए। इसके अलावा प्रदेश में जितनी भी सड़कें बंद हैं, उन सड़कों को खोलने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को दिए। रात को ऐसे हादसे की सूचना मिली है और लगातार तब से लेकर 13 लोग वहां से लापता हैं। उन सभी की खोजबीन की जा रही है और जो जरूरी सहायता है वो भी की जा रही है। और जो लोग उसमें लापता बताए जा रहे हैं उस हादसे में, उनके जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको भी संपर्क किया जा रहा है कि जिससे वो ठीक प्रकार से उनका पता लगे। टीमें बनाकर लगातार जो भी रेस्क्यू हो सकता है या खोजबीन हो सकती है उसको किया जा रहा है। साथ ही बचाव दल के लोग हैं, जिला प्रशासन है, सारे मौके पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी सक्रिय है। प्रदेश में भ्रष्टाचार संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर होते हुए देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और सभी को देवभूमि से एक अलग ही उम्मीद है। उन्होंने कहा कि देवभूमि की वजह से लोग यहां पर पारदर्शिता चाहते हैं। हम इसी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं और जो भी लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाएंगे उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। कि देवभूमि है, देवभूमि में लोग पारदर्शिता की, शुचिता की जो है उम्मीद करते हैं। एक एक प्रकार का कल्चर चाहते हैं, एक संस्कृति चाहते हैं, तो उसी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी कहीं भी किसी गड़बड़ी में संलिप्त पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी। और पूर्व में भी जो इस प्रकार के मामले आए हैं उन पर हमने कार्रवाई की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा किए गए चयन और की जा रही चयन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि इस प्रकरण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उनको शिकायत की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल इस परीक्षा को स्थगित करने के निर्देश दिए। साथ ही संपूर्ण प्रक्रिया की गहनता से जांच कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्थगित किया, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज से इंटरव्यू होने के कल आपने स्थगित कर दिया? इसमें मेरे पास छात्रों का प्रतिनिधिमंडल आया था और उन छात्रों ने ऐसी आशंका व्यक्त की है कि इसमें कहीं पर गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए हमने ये तय किया है, पहले से हमारा संकल्प है कि सारी भर्तियां जो है निष्पक्ष होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी, नकल विहीन होंगी। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि जब तक उसको ठीक प्रकार से हम सुनिश्चित नहीं कर लेंगे कि ये भर्ती भी निष्पक्ष हो, नकल विहीन हो, पारदर्शिता के साथ हो, इसलिए उसको फिलहाल रोका है। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी से अब जल्द ही हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच करार भी हो गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि क्राफ्ट भी पिथौरागढ़ पहुंच चुका है। कुछ औपचारिकताएं रह गई जिन्हें पूरा कर वायुयान का संचालन शुरू किया जाएगा। हाँ, जल्दी ही जो है उसके लिए क्राफ्ट आ चुका है। कुछ औपचारिकताएं बची हैं, जैसे ही औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी तो पिथौरागढ़ के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी। जोशीमठ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता राजीव गांधी अभिनय आवासीय विद्यालय पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी छात्र छात्राओं को फल और मिष्ठान वितरण किया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता लक्ष्मण सिंह फरकिया ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट का जन्मदिन के अवसर पर सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सभी छात्र छात्राओं के साथ मिलकर उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर नगर क्षेत्र में उपस्थित राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय परिसर में जाकर वहां के छात्र छात्राओं को फल एवं मिष्ठान वितरण कर माननीय अध्यक्ष जी के जन्मोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हल्द्वानी के रजिस्ट्रार कार्यालय में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज रजिस्ट्रार ऑफिस में छापेमारी की। इस दौरान रजिस्ट्रार ऑफिस के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बता दें, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि जमीन खरीदने और बेचने वाले लोगों के लिए एक परफॉर्मा बनाकर उसे भरने के निर्देश दिए गए थे, जिससे उन्होंने सब रजिस्ट्रार से दिखाने के लिए कहा। इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए कहा गया था, जिसके आधार पर आज ये निरीक्षण किया गया है और लगातार ये निरीक्षण जारी रहेगा। जी ने कहा है कि जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं और हमारी जो सेल डीड्स हैं, रजिस्ट्रीज हैं, एक तो इसमें किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ ना हो, साफ़ सुथरा काम हो, कोई लैंड फ्रॉड्स ना हो। तो पूर्व में एक प्रारूप हमने बनवाया था जिसमें कि जो विक्रेतागण और क्रेतागण साफ साफ लिखेंगे उनके पास कितनी ज़मीन है, कितनी वो लोग बेच रहे हैं, जो ज़मीन बेची जा रही है उसकी चौहद्दी क्या है और बेचने के बाद कितनी ज़मीन बचेगी। तो एक तो मैं यही देखने आया था कि वो जो प्रारूप बनाया है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अच्छी बात है कि ये फॉलो हो रहा है और इसमें निश्चित रूप से मुझे लगता है लैंड फ्रॉड्स में गिरावट भी आएगी। और दूसरा मसला मैं ये देखने आया था कि जो समय समय पे ऐसे अवैध प्लॉटिंग हो जाती है, जहाँ पे कि प्लॉटिंग हो रही है, नक्शा पास नहीं है, लेआउट अप्रूव नहीं है, नालियाँ नहीं हैं, सड़क भी नहीं है, पार्क भी नहीं है और बाद में फिर बड़ा एक अनप्लान्ड सा स्ट्रक्चर बन जाता है और खरीदने वाले बहुत परेशान होते हैं। उसमें समय समय पे प्राधिकरण से या अन्य जगहों से या रेरा से हम इस पर रोक भी लगाते हैं कि यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग हो रही है, लिहाजा यहाँ पे ख़रीद फरोख्त ना हो। तो मैं उसको देखने आया था कि अभी उसको कितना प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है।
गौरीकुंड में हुए हादसे को लेकर वरिष्ठ अधिकारी रिद्धिम अग्रवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि जो सूचना उन्हें प्राप्त हुई है उसके तहत एक टेंट में लगभग 8 नेपाली मूल के लोग रह रहे थे जो कि लापता बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ लोग उत्तर प्रदेश के भी बताए जा रहे हैं जो कि लापता है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जेल पुलिस और लोकल पुलिस के साथ ही प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौके पर हैं। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही बारिश के कारण मलबा हटाने में काफी दिक्कतें आ रही है, इसलिए ये सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं या फिर नदी में बह गए हैं। उन्होंने कहा कि नदी का बहाव तेज होने के कारण एसडीआरएफ की 2 टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं और साथियों ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड के कारण वहाँ पर जो दुकानें थी वो डैमेज हुई हैं। जितनी हमारे पास सूचना लोकल से प्राप्त हुई है उसके अनुसार उस टेंट में जो दुकान के पास था वहाँ 8-9 नेपाली जनरली रहते थे। कल शाम प्रधान भी वहाँ पर गए थे और नेपाली वहाँ पर मौजूद थे। अभी फ़िलहाल जो हमें सूचना मिली है लोकल से उसके अनुसार 12 से 13 लोग मिसिंग हैं, जिसमें से 8 नेपाली हैं और कुछ लोग यूपी के भी इसमें हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारी जल पुलिस, प्रशासन पुलिस सबके प्रतिनिधि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। सर्चिंग की जा रही है। सिर्फ इतना है कि बारिश कंटिन्यूसली हो रही है और साथ साथ अभी मलबा हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक वो पूरी नहीं हुई, तो हमें ये नहीं पता कि लोग मलबे के नीचे हैं या पानी में बह गए हैं। पानी का फ्लो काफ़ी है, इसलिए एसडीआरएफ की टीम्स अपनी पूरी केयरफुलनेस रखते हुए जितने सर्च कर पा रही हैं पानी में वो करने का प्रयास कर रही हैं। अमृत योजना में लाल कुआं रेलवे स्टेशन को शामिल किए जाने के बाद से लगातार रेलवे के अधिकारियों के द्वारा स्टेशन का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में आगामी 6 अगस्त को लाल कुआं रेलवे स्टेशन का लगभग 24 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण सहित अन्य सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, जिसका आगामी 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए डीआरएम रेखा यादव ने लाल कुआं रेलवे स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया और अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लाल कुआं का जो निरीक्षण है वो अभी अमृत भारत के लिए निरीक्षण नहीं है, वो तो हम लोग कई बार आप लोग उससे मिले भी हैं बीच में, तो वो निरीक्षण तो लगातार चलता रहा है और उसी के बाद हम लोग प्लान करके क्या इसका स्वरूप होना चाहिए हम लोगों ने निकाला है। अभी जो निरीक्षण है वो क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि शिलान्यास हो रहा है 508 अमृत भारत स्टेशनों का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, तो ये उस कड़ी में लाल कुआं जो है आइजत नगर मंडल का एक स्टेशन है। इसके अलावा 2 स्टेशन और हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, जिनका भी इस समय पे 6 तारीख को शिलान्यास हो रहा है। कितनी तारीख को कार्यक्रम और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? 6 तारीख को कार्यक्रम है जिसमें यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलए हो, उनको सादर इनवाइट किया गया है और वो अटेंड भी कर रहे हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में 1 बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। ज्यादातर मामलों में डेंगू बहुत ही सामान्य लक्षणों के साथ आता है, जो घर पर ही रहने से, आराम करने से व तेज तरल पदार्थों के सेवन से ठीक हो जाता है। लेकिन डेंगू को लेकर के सावधानी बरती जानी बहुत आवश्यक है। यदि आपको डेंगू के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे तेज बुखार होना, तेज बदन दर्द होना,
आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, सर दर्द होना और शरीर पर लाल चकत्ते होना, तो आप इसमें सावधानी जरूर बरतें। ऐसे लक्षण होने पर आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। आपको बता दें कि सिडकुल बहादुराबाद मार्ग पर खड़े भारी वाहन जो हैं दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। राजा बिस्किट चौकी से लेकर भाईचारा चौराहे तक भारी वाहनों को सड़क पर खड़ा देखा जा सकता है, जिनकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। वहीं हर घंटे जाम की स्थिति भी बनी रहती है। हरिद्वार पुलिस अधीक्षक अपराध एवं यातायात रेखा यादव ने सख्त रुख किया और कहा कि सड़क पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के ऊपर अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं समय समय पर चेकिंग अभियान चलाकर हाईवे को जाम मुक्त कराया जाता है। अगर अभी भी जाम की स्थिति बन रही है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस शहर भर में हरिद्वार जो शहर है ये श्रद्धालुओं के लिए हमेशा से आगमन का रास्ता रहा है और इसमें समय समय पर भारी संख्या में वाहनों का भी आवागमन रहता है। क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट होने के नाते यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग ऑलरेडी डेजिग्नेटेड है, तो सभी से हम अनुरोध करते हैं कि वो उन्हीं पार्किंगों में अपने वाहनों को पार्क करें, अन्यत्र किसी स्थान पर पार्किंग ना करें। नो पार्किंग जोन में वाहनों को पार्क करने पर हमारे द्वारा उन पर चालानी कार्रवाई भी की जाती है और टोइंग की भी उसमें सुविधा उपलब्ध है। चूँकि जैसे आप बता रहे हैं कि नो पार्किंग जोन में या अन्यत्र भी कहीं लोगों द्वारा वाहन पार्क किए जा रहे हैं, ऐसे प्रकरण का जब भी संज्ञान में आता है उस पर हमारी टीम द्वारा कार्रवाई की जाती रही है और हम अनुरोध करते हैं लोगों से कि वो चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही अपने वाहनों को पार्क करें, अन्यत्र कहीं ना करें, अन्यथा एमवी एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जो टाइमिंग है हैवी व्हीकलों के लिए अभी कोई ऐसा प्रतिबंधन नहीं है, लेकिन समय समय पर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है उसके आधार पर हमारे द्वारा जो भी व्यवस्था बनाई जाती है उसको हमारे द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाता है। वर्तमान में आवागमन सुचारू रूप से संचालित है, नॉर्मल व्यवस्था जो होती है वह लागू है। मॉनसून सीजन में बढ़ते डेंगू के मामले अस्पतालों के लिए एक चुनौती बनकर उभर रहे हैं। देहरादून के मुख्य जिला अस्पताल दून अस्पताल में भी डेंगू के मरीज जो है लगातार अपना इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अस्पताल में 30 बेड का वार्ड डेंगू के लिए ही तैयार किया गया है, जिसमें 9 बेड आईसीयू और 21 बेड जनरल में रखे गए हैं, ताकि मरीजों को अपना इलाज करवाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो आप जानते हैं कि बारिश के मौसम में जहाँ पानी इकट्ठा होता है इस तरह से मच्छर के काटने से होता है। तो ऐसे में हम लोग के पास 30 बेड का एक, जिसमें से 20 नॉर्मल बेड है और 9 बेड आईसीयू है, 21 बेड नॉर्मल है और 9 बेड आईसीयू है। तो 30 बेड का एक अलग वार्ड क्रिएट किया गया है, जहाँ पर पूरे उत्तराखंड से और गढ़वाल क्षेत्र से हमारे पास दिन में तेज बुखार है, प्लेटलेट की मात्रा कम है, उस तरह के मरीजों को रखा जा रहा है।
चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के ग्राम सभा चाचरी में अज्ञात लोगों ने देर रात वन पंचायत की भूमि में जेसीबी से लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क काट दी और सड़क काटने के साथ साथ इन लोगों ने वन संपदा को भी काफी नुकसान पहुंचाया। शुक्रवार सवेरे ग्रामीण को जब इस काम की भनक लगी तो सभी ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से इन अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। गाँव के सरपंच जोगाराम और ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच की पंचायत की भूमि में बिना किसी की आज्ञा के अराजक तत्वों के द्वारा चोरी छुपे रातों रात जेसीबी से लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क काट दी गई है और लगभग 500 से ज्यादा बहुमूल्य पेड़ काटकर मिट्टी में दबा दिए गए हैं। ग्राम पंचायत चांचली में सरपंच और यहाँ ग्राम चांचली की वन पंचायत विभाग में जो है तो इन्होंने रोड काट लिया अज्ञात लोगों ने और यहाँ पेड़ बहुत से पेड़ काट के जो है तो दफनाए गए हैं और ये इन लोगों ने बहुत अवैध और गांव वाले सभी इसमें आकर्षित हैं और इसमें मेरा निवेदन है कि विभाग से इसमें सख्त से कार्रवाई की जाए जल्दी से जल्दी। सारे जगह जगह पर ये पेड़ जो है तो इन्होंने काट के छिपा रखे हैं, छिपाए हुए हैं सारे पेड़ रोड के नीचे। कितनी रोड कट गई है आपकी रात में? यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे कट गई होगी, आधा किलोमीटर। पूरे रात में कट गई है? हाँ, रातों रात काट रखे हैं इन्होंने। अच्छा, कितने पेड़ों का नुकसान कर दिया तुम्हारा? बहुत से पेड़ गए हैं, कम से कम 500 पेड़ से गए होंगे, उससे ज्यादा। 500 पेड़ का क्या किया उन्होंने? दबा दिया मिट्टी में? दबा दिए हैं मिट्टी। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में ज्यादा तादाद में टूरिस्ट जहां आते हैं वहां पर ट्रैफिक संचालन को लेकर विभाग अब एक्टिव मोड में खास नजर आने लगा है। खासकर हरिद्वार और देहरादून में ई रिक्शा को व्यस्ततम और भीड़-भाड़ इलाकों में प्रतिबंधित किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में ई रिक्शा के संचालन की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही थी। देहरादून के ऑडियो सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ई रिक्शा का संचालन उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां पर ज्यादा संख्या में ट्रैफिक नहीं होता है। बता दें कि ई रिक्शा के संचालन को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में उनको चलाए जाने की वजह से कई बार ट्रैफिक जाम से लोगों को जूझना पड़ता है और लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा है कि जो हमारे देहरादून और हरिद्वार के मुख्य शहर है वहां पर टूरिस्ट का ट्रैफिक भी आता है, हैवी ट्रैफिक भी चलता है और हमारी पब्लिक सर्विस व्हीकल भी चलते हैं, जो बसेस चलती हैं। उस पर ई रिक्शा का संचालन करने से ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होती है। साथ में हर समय ये खतरा बना रहता है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसको देखते हुए जो मुख्य शहर है जिनके और उनके मुख्य मार्ग पर है वहां पर ई रिक्शा का संचालन को अभी रोका जा रहा है। ई रिक्शा का संचालन हम ऐसे क्षेत्रों में कराना चाहते हैं जहां पर गलियां छोटी हैं, रोड छोटी हैं, ताकि लोगों को घर घर तक सुविधा मिले। जोशीमठ विकासखंड के अंतर्गत आने वाले गणाई गांव में करीब 20 से 25 परिवार इस वक्त भूस्खलन की चपेट में आ चुके हैं, जिस कारण यहां पर कई परिवार जो है खतरे की जद में है। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि हमारे 20 से ज्यादा परिवारों के घर के ठीक नीचे से आए दिन भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण हम लोग अपने गाँव में सुरक्षित नहीं है और इन लोगों के साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मैं राजेंद्र लाल ग्राम गणाई से बोल रहा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और हमारे आए दिन 2-3 महीनों से ये बरसात के कारण भूस्खलन, ये गांव की स्थिति ऐसी बनी हुई है, ये पैरा यहाँ पहुँच गए हैं। गांव वाले रात भर बेचैन है, सो नहीं पा रहे। ऐसी स्थितियाँ हो गई कि हम लोग जो है बेघर हो गए। नहीं हमारे पास कहीं पर वैकल्पिक व्यवस्था है, नहीं कहीं आने जाने का रास्ता है, नहीं कहीं पर सुरक्षित स्थान है हमारे पास। मैं शासन प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से ये निवेदन करता हूँ कि वो तुरंत आके जो है हमें बचाने की कोशिश करें। जोशीमठ विकास नैनीताल जिले के ओलगढुंगा में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद अब नुकसान का आकलन करने के लिए जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। दिन रात सड़क खोलने का काम वहां पर किया जा रहा है। 4 जेसीबी 30 किलोमीटर सड़क को खोलने में जुटी हुई है। वहीं अब तक 23 किलोमीटर सड़क को खोल दिया गया है। इसके साथ ही घरों में मलबा घुसने से 18 परिवार प्रभावित हुए हैं। गाँव में एसडीएम, तहसीलदार और प्रशासनिक अमला सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम देर रात मौके पर पहुंचे।
कोई नाले का जो पानी है वो तटबंध तोड़कर लोगों के घरों में घुसने की सूचना हमको मॉर्निंग में प्राप्त हुई थी। सुबह ही हमने यहाँ से प्रशासन की और जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, बिजली पानी और सड़क के, उनकी टीमें मूव कर दी गई थी। जो सूचना प्रारंभिक टीम के माध्यम से दी गई लगभग 8 बजे, उसमें ये अवगत कराया गया कि ओखल ढूंगा डॉन परेवा को जो जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है वो भी, और PMGSY की जो आंतरिक सड़कें हैं वो पूरी तरह से वॉश आउट हुई हैं। और जो मेन रोड है PWD की, वो 30 किलोमीटर की सड़क है जो 25 स्थानों पर बंद थी। कुछ जगह पर मलबा आने की वजह से अवरुद्ध थी, कुछ जगह पर कंप्लीटली डैमेज हो गई थी। बद्रीनाथ धाम के कपाट इस साल 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और तब से अभी तक 11,35,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री भगवान नारायण के दर्शन ले चुके हैं। हालांकि शुरुआती समय में बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू हुई, ऐसे में भगवान बद्री विशाल की यात्रा में काफी कमी देखी गई है। वहीं 2 दिन से बद्रीनाथ धाम में विगत 2 दिन पहले मौसम में सुहावना बना था, जिसके चलते धाम में एक बार फिर से तीर्थ यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन फिर मौसम की गिरावट के चलते बहुत कम तीर्थयात्री नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण अतिवृष्टि से जो जनहानि और भारी क्षति हुई है, उससे जनजीवन जो है काफी अस्त व्यस्त हुआ है। लगातार बारिश से हालात अभी भी भयावह हैं। पुनर्निर्माण, विस्थापन और सुरक्षात्मक कार्यों सहित आपदा के मानकों में परिवर्तन करके प्रभावितों को ज्यादा से ज्यादा सहायता मिले, उसी परिप्रेक्ष्य में पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपदा प्रभावितों से संदर्भित ज्ञापन सौंपा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।